महाराष्ट्र और झारखंड के अखबार एक हैं तो सेफ हैं किनारे से भरे पड़े हैं। ये विज्ञापन बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे का ही विस्तार है, जिसने कांग्रेस और विपक्षी दलों की नींद उड़ाकर रख दी है। यही वजह है कि बीजेपी इस नारे को जोर शोर के साथ उछाल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक चुनावी रैली के दौरान एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया था। इसे लेकर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और इसे विभाजनकारी नारा बता रहे हैं। कांग्रेस इस नारे से इतनी विचलित हो गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत हमला करना शुरू कर चुके हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान खड़गे ने ऐसे ही हमले पीएम मोदी पर किए थे। नतीजा ये हुआ कि गुजरात में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली और कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई। अब खड़गे ठीक वैसे ही योगी आदित्यनाथ के पहनावे को लेकर टिप्पणी कर डाली। योगी के नारे से चिढ़े हुए खड़गे ने कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़ा पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं है। मैं बीजेपी से कहूंगा या तो सफेद कपड़े पहने। यदि आप सन्यासी हैं और गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाएं। एक तरफ आप गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे। मतलब कि मल्लिकार्जुन खड़गे नेताओं के लिए ड्रेस कोड तय कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के ड्रेस कोड को समझने वाले खड़गे की नजर शायद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं से लेकर राहुल गांधी के कांग्रेस के नेताओं पर भी नहीं गई। लोकसभा चुनावों में जिस केजरीवाल के साथ गलबहियां देकर खड़गे घूम रहे थे वो तो नीले रंग की ढीली सी हाफ शर्ट पहनते हैं। राहुल गांधी कभी काली, कभी सफेद, कभी दूसरे रंग की टी शर्ट पहनते हैं। तो खड़गे को पहले ही राहुल गांधी और केजरीवाल को अपना ज्ञान देना चाहिए। हालांकि योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करना उनकी हताशा को दर्शाता है, जो ये बताता है कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे जिसके सामने कांग्रेस कितनी बेबस और लाचार है, क्योंकि इस नारे ने पूरे चुनावी माहौल को बदल कर रख दिया। बीजेपी की ओर से जारी अखबार में विज्ञापन में महायुति गठबंधन के सहयोगियों शिवसेना और एनसीपी के लोगो भी शामिल है। धुले में बीते दिनों चुनावी रैली में पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, पार्टी का एकमात्र एजेंडा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना है। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि एससी, एसटी, ओबीसी प्रगति करें, उन्हें उचित मान्यता मिले। याद रखें, एक हैं तो सेफ हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे चुके हैं। इसे हिंदुओं से एकजुट रहने के आह्वान के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस को आरएसएस और भाजपा खतरा बता रही है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, जबकि भाजपा के अन्य नेता बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं। किसे खतरा है? क्या कोई समस्या है? वास्तव में देश को आरएसएस से खतरा है, मोदी से खतरा है, शाह से खतरा है। खड़गे ने मोदी के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए सवाल किया, क्या उन्हें लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री कहा जा सकता है? महाराष्ट्र में राजनीतिक वर्चस्व के लिए एमवीए और भाजपा नीत सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपने आप में ये काफी अजीब है कि शराब घोटाला मामले में जेल से सशर्त जमानत पर बाहर निकले अरविंद केजरीवाल पंजाब में 10,000 से ज्यादा चुने गए सरपंचों को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाने पहुंच गए। और ये भी कि जिस पार्टी के कई विधायक आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो, उनमें से एक भी पर गैंगवॉर में शामिल होने का आरोप हो, उस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार और एलजी को कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाएं। लेकिन हाल ही में दिल्ली में हुए कुछ आपराधिक वारदातों को लेकर आम आदमी पार्टी जरूरत से ज्यादा ही मुखर है। केजरीवाल और सिसोदिया दोनों ही शराब घोटालों में लिप्त रहे और दोनों ही तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर हैं। यही वजह है कि बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि वो दिल्ली के विकास और रखरखाव के काम में हर मोर्चे पर विफल रही है। अब केजरीवाल और सिसोदिया दोनों खुद पर लगे आरोपों के धब्बों को धोने के लिए गत दिनों दिल्ली में हुई कुछ क्राइम की घटनाओं का सहारा लेना चाह रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी के नेताओं को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सप्लाई, सार्वजनिक परिवहन, सामाजिक सुरक्षा स्कीम जैसे हर मोर्चे पर विफल रही। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में गत दिनों कुछ आपराधिक घटनाएं हुई जिनमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि क्राइम से जुड़ी अधिकांश घटनाएं आपसी रंजिश से जुड़ी होती हैं। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस का जिस तरह क्राइम डिटेक्शन रिकॉर्ड अच्छा है, उसी तरह उसे अपराध को कुचलना भी होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक पुलिस को क्राइम के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ध्यान रखें कि उनकी अनेक विधायकों जैसे प्रकाश जरवाल, संजीव झा, अखिलेश त्रिपाठी, अमानतुल्लाह खान, नरेश बालियान का क्राइम की घटनाओं में नाम आता रहा है। आम आदमी पार्टी के एक विधायक का नाम तो एक गैंगवॉर में भी आ चुका है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल समझ लें कि अब अगले 90 दिन वो जितनी मर्जी बयानबाजी कर लें, पर अब जनता उनकी सरकार को विदा करने का मन बना चुकी है। इसके पहले केजरीवाल ने अपराधों पर कहा कि भाजपा से दिल्ली की कानून व्यवस्था ही नहीं संभल रही तो जनता की पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी उन्हें कैसे दे दें। इसके पहले रोहिणी में फिरौती मांगने की घटना का जिक्र कर मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा जब दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से सरेआम गोलीबारी या रंगदारी मांगने की खबरें न आ रही हों।
उन्होंने कहा कि गैंगस्टर्स के नेटवर्क को बचाने के चक्कर में भाजपा ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी बुरी हालत कभी नहीं देखी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली में कई व्यापारियों को धमकाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि भाजपा ने दिल्ली को 90 के दशक के मुंबई वाली स्थिति में पहुंचा दिया है। भाजपा दिल्ली में गुंडों को बढ़ावा क्यों दे रही है? अगर वे दिल्ली में कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें ये काम हमें सौंप देना चाहिए। हम 10 दिन में कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे। भ्रष्टाचार में डूबी दिल्ली सरकार, शराब घोटाला में पकड़े गए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, सड़कों पर गुंडों की तरह हंगामा करने वाले दागी विधायकों, सब ने मिलकर आम आदमी पार्टी की ऐसी हालत कर दी कि पार्टी के छात्र भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर जा रहे हैं। इससे साफ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की छवि एक सबसे भ्रष्ट पार्टी की बन गई है और केजरीवाल की छवि भ्रष्टाचार और घोटालों के सरगना जैसी। पिछले 2 दिनों में बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार झटके पर झटका दे रही है। एक दिन पहले दिग्गज नेता हरशरण सिंह बल्ली ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, अपने बेटे के साथ बीजेपी में वापसी की, तो पूर्व निगम पार्षद रहे राम नारायण भारद्वाज ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद योगेंद्र चंदोलिया की मौजूदगी में अपने बेटे के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली। इस दौरान बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने राम नारायण भारद्वाज का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि उनके आने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी और सभी पार्टी सदस्यों के सहयोग से इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और दिल्ली का अभूतपूर्व विकास होगा। ज्वाइनिंग के दौरान राम नारायण ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पहले जैसी पार्टी नहीं रही। पहले वो भ्रष्टाचार रहित दिल्ली की बात करते थे, लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है और पार्टी की कोई सुनने वाला नहीं, सब अपनी अपनी चलाते हैं। दिल्ली में आगामी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में सियासी जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी सीधे तौर पर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं और उनके नेता पार्टी छोड़कर भी जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। 4 बार विधायक रह चुके हरशरण सिंह बल्ली भाजपा में शामिल हो गए और इस दौरान उनके बेटे सरदार गुरमीत सिंह रिंकू बल्ली ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। वे आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे थे। हरशरण सिंह बल्ली ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और उनके पुराने सहयोगी सुभाष आर्य और सुभाष सचदेवा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हरशरण सिंह बल्ली हरिनगर से 4 बार के विधायक रह चुके हैं। साल 1993 से 2013 तक हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे बल्ली ने दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार के दौरान उद्योग मंत्री के रूप में काम भी किया। बल्ली ने करीब 4 साल बाद भाजपा में वापसी की। उन्होंने जनवरी 2020 में तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए बीजेपी छोड़ी थी। उन्होंने उस वक्त अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कामों की प्रयासों की सराहना की थी। इससे पहले जुलाई महीने में छतरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष निर्देश पर करतार सिंह तंवर की विधानसभा सदस्यता 10 जुलाई को समाप्त कर दी गई थी। वो 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। इसके पहले केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके राजकुमार गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी। राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 और 35A को लेकर फैसलों में शामिल रहे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी का वो दर्द छलका जिसे लंबे अरसे तक वे भूल नहीं पाएंगे। DY चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस रहते ऐसे कई मामले रहे जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी को मात खानी पड़ी। तमाम कोशिशों के बावजूद सिंघवी अपने मुवक्किल को राहत न दिलवा पाए। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के नए चीफ जस्टिस बने। वो देश के 51वें CJI के रूप में अगले 6 महीने तक सेवाएं देंगे। इस बीच वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने पूर्व जस्टिस DY चंद्रचूड़ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व CJI चंद्रचूड़ का प्रदर्शन 90% अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र में हुए सत्ता संघर्ष का परिणाम न देना काफी अनुचित था। असल में इस मामले में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार तीनों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी और इस मामले की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी ने की थी। सिंघवी को इस बात की तकलीफ थी कि कोर्ट ने क्यों उनके क्लाइंट्स के खिलाफ फैसला दिया। सिंघवी को सबसे ज्यादा दिक्कत शरद पवार के मामले को लेकर है। सिंघवी ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की विद्वता, धैर्य, सहनशीलता और काम के बोझ को संभालने की क्षमता की सराहना की और कहा कि ये उनके सराहनीय गुण हैं। उन्होंने कहा यद्यपि मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका 90% करियर सही था, लेकिन कुछ मामलों में निर्णय न देने की उनकी प्रथा अनुचित थी। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष के बीच हमने सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना और एनसीपी के बीच विभाजन पर बहस की थी। मुख्य न्यायाधीश से अक्सर फैसला जल्दी सुनाने का अनुरोध किया जाता था, लेकिन अंत तक नतीजे पर अमल नहीं हो सका। सिंघवी ने यह भी कहा कि हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया हो। सिंघवी ने कहा कि एनसीपी में विभाजन के बाद मुख्य चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार को पार्टी का नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह दिए जाने के बाद पार्टी के संस्थापक शरद पवार अनाथ हो गए। हमने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन
फैसला अभी भी लंबित है। चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी को नया नाम और तुतारी चुनाव चिन्ह दिया। तुतारी को महाराष्ट्र के गौरव का प्रतीक माना जाता है। सिंघवी ने यह भी कहा कि तुतारी का चिन्ह घड़ी से भी अधिक उपयोगी है। सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आधिकारिक तौर पर ये मांग नहीं की कि मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। ये वाक्य भाजपा नेतृत्व द्वारा कांग्रेस नेताओं के मुंह में डाला जा रहा है। सिंघवी ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी ने कभी भी मुस्लिम आरक्षण का समर्थन नहीं किया और न ही महाराष्ट्र पार्टी के घोषणा पत्र में ऐसा आश्वासन दिया। लेकिन सिंघवी ये भूल गए कि संयुक्त आंध्र प्रदेश के सीएम बनने के बाद वाईएस राजशेखर रेड्डी ने सबसे पहले राज्य में मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की थी। ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर के फैसले को पलट दिया, तब कांग्रेस की जमकर किरकिरी हुई थी। लेकिन अब सिंघवी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं की। मतलब कि सिंघवी आधी हकीकत बता रहे हैं और आधी छिपा रहे हैं।